हेलो एवरीवन, वेलकम टू जगत एक्सप्लेन। आज मैं होली एम्परर गांव सानिजनक कुमेंसर की चैप्टर 11 से 15 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चैप्टर 11 की स्टार्टिंग में कोई चिल्लाकर कहता है कि दरवाजों को बंद कर दो। किले के अंदर हम दो सैनिकों को घायल देखते हैं जिन्हें प्रीस्ट हील कर रहे होते हैं। वह सैनिक बताते हैं कि ज़ॉम्बीज ने उन पर पीछे से हमला किया। बर्फीले तूफान के कारण उन्हें पता नहीं चला कि वह ज़ॉम्बीज छिपे हुए हैं। वह सैनिक रोते हुए कहता है, जो हमारे पीछे थे उन सभी को खा लिया गया है। इतना सुनते ही किले के अंदर हड़कंप मच जाता है। सैनिकों को रीग्रुप होने के लिए कहा जाता है। उन्हें दीवार के ऊपर अपनी अपनी पोजीशन लेकर डिफेंसिव बैटल के लिए तैयार होने को कहते हैं। किले की दीवार के ऊपर आमोद खड़ा होता है, जो मन में कहता है, मैं सोच ही रहा था आखिर इतनी शांति क्यों है। वह दिन करीब आ रहा है जब डेड स्पिरिट किंग आमोन को मारा गया था। जल्दी यहाँ पर 1-2 नहीं 3000 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाएंगे। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर ज़ॉम्बीज ने हम पर पीछे से हमला क्यों किया? क्या ये मुमकिन है? वह बर्फ के नीचे अपने मारने की प्रवृत्ति को रोके हुए बैठे हुए थे और उन्होंने मौका देखकर हम पर हमला किया। अनडेड ऐसा नहीं कर सकते। अनडेड तो केवल डेड पीपल्स हैं जिन्हें ना ही कोई डर फील होता है और ना ही दर्द। उन्हें केवल एक ही चीज पता होती है, वो है दूसरे को मारना। क्योंकि ज़ॉम्बीज के पास ना तो कोई हथियार होते हैं और ना ही उन्हें कोई स्ट्रेटजी मालूम होती है, इसलिए हम हर साल उनके इतने बड़े नंबर को हैंडल करने में सफल रहते थे। लेकिन ये क्या है? हम देखते हैं ज़ॉम्बीज की एक बहुत बड़ी आर्मी ढोल नगाड़े बजाते हुए किले की तरफ बढ़ रही थी। आमोद ये देख कर कहता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तभी आमोद को किसी की आवाज आती है जो कहता है, जिंदा जीव डरो और मौत का इंतजार करो। ये स्वाभाविक सी बात है कि तुम डरे हुए हो। मैं हूँ इस दुनिया का जज मसीहा जो इस दुनिया को मृत्यु के द्वारा बचाएगा। मैं हूँ यदुई का सक्सेसर, गॉड ऑफ डेथ। हम देखते हैं ये आवाज एक वैम्पायर काउंट की होती है जिसकी स्पेशलिटी बाइट मानर डिस्चार्ज नेक्रोमेंसी और जो कि बहुत ज्यादा धांधली है। वहीं जेल के अंदर एलेन बाहर की इन सब आवाजों को सुनकर कहता है, बाहर बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है। आखिर अभी तक वो लोग मेरे लिए खाना लेकर क्यों नहीं आए? आखिर वहाँ चल क्या रहा है? मैं एक प्रिंस हूँ, आखिर वह लोग मुझे ऐसा भूखा कैसे रख सकते हैं? तभी वहां पर लॉर्ड चिनार्ड आते हैं और कहते हैं, राजकुमार। एवन कहता है, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ तो तुम शांत हो सकते हो। लॉर्ड चिनार्ड कहते हैं, नहीं प्लीज आप यहाँ बाहर आ जाइए। जिस पर एलन कहता है, लेकिन मुझे तो अभी भी सजा मिल रही है। लॉर्ड चिनार्ड कहते हैं, अभी इस सब का वक्त नहीं है। बाहर ज़ॉम्बीज की एक सैन्य टुकड़ी खड़ी हुई है। जिस पर एलन कहता है, आखिर इतने सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा कैसे हो सकते हैं? क्या बाहर वर्कर्स की कमी है? लॉर्ड जेनार्ड कहते हैं, ऐसा नहीं है। बाहर सच में ज़ॉम्बीज की एक सैन्य टुकड़ी है जिसे एक वैम्पायर लीड कर रहा है। जो सुनकर एलन चौंक जाता है और बोलता है, क्या तुमने सच में यही देखा? आखिर एक हाई लेवल मॉन्स्टर्स यहाँ क्या कर रहा है? लॉर्ड जेनार्ड कहते हैं, मुझे पक्का यकीन है वह क्लियरली ह्यूमंस की लैंग्वेज बोल रहा है। क्योंकि वह मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है तो वह जरूर एक वैम्पायर होगा। मुझे नहीं पता आखिर वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अभी सर होली नाइट्स हामोद उन सभी से लड़ रहे हैं। क्योंकि ये जगह जल्द ही ज़ॉम्बीज के कंट्रोल में आ जाएगी। हमें आपको यहाँ से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर भेजना होगा राजकुमार। मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। तभी उन्हें वहां पर बहुत तेज आवाज आने लगती है। हेलन कहता है, आखिर ये किस चीज की आवाज है? लॉर्ड जेनार्ड कहते हैं, ये जरूर मॉन्स्टर्स की एक टुकड़ी होगी। हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं। ज़ॉम्बीज का एक झुंड सीधा आकर जेल की उस दीवार से टकराता है और दीवार को तोड़कर अंदर घुस जाता है। ये देखकर दोनों के मुंह खुल रहते हैं और वह कहते हैं, आखिर ये क्या है? ये तो ज़ॉम्बीज का एक पिंड है। क्या वो वैम्पायर पागल हो गया है? वह ज़ॉम्बीज को एक पिंड के रूप में बांधकर यहाँ फेंक रहा है।
है। ये देखकर लॉर्ड जेनार्ड कहते हैं, अनडेड, उन्होंने हमारी टेरिटरी के अंदर प्रवेश कर लिया है। वहीं ये देखकर एरेन अपना फावड़ा लेकर ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, यदि वह वैम्पायर इस तरह से अटैक कर रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ बाहर इन सब की बरसात हो रही होगी। एलेन फावड़े की मदद से जेल के गेट को बंद करे हुए था। वह लॉर्ड जेनार्ड से कहता है, टेरिटरी लॉर्ड, अपने आप को संभालिए और बाहर जाकर सैनिकों को लड़ने के लिए आदेश दीजिए। यदि टेरिटरी के अंदर के इंसान भी ज़ॉम्बीज द्वारा हंट कर लिए जाएंगे तो ज़ॉम्बीज की संख्या और बढ़ती जाएगी। जो सुनकर लॉर्ड जेनार्ड कहते हैं, जी आप सही कह रहे हैं, मैं बाहर जाकर एक ऐसी जगह की तलाश करता हूँ जहाँ पर हम नागरिकों को छुपा सकते हैं। वहीं एलेन मन में सोचता है, डैम इट, आखिर अब मैं क्या करूं। मैं अभी तक इस चीज को इसलिए हैंडल कर पाया क्योंकि यह एक लेवल में हो रहा था जिसे मैं मैनेज कर सकता था, लेकिन अब तो ये ज़ॉम्बीज हजारों की संख्या में हैं। मेरे पास केवल एक ही चॉइस है, वो है यहाँ से भागने की। एलेन अपनी डिवाइन पावर का उपयोग कर उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है और वह वहां से जल्दी से भागता है ताकि वह बाहर पहुंच सके। जब वह अपने जेल से बाहर आता है, वह बाहर का दृश्य देखकर दंग रह जाता है। बाहर ज़ॉम्बीज और नागरिकों के बीच में लड़ाई हो रही थी, जहां पर ज़ॉम्बीज ने सभी सैनिकों को मार दिया था, नागरिकों को काट लिया था। लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे, बच्चे अपनी माँ को आवाज लगा रहे थे, नागरिक चिल्लाकर कह रहे थे, अब हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं बची। कुछ सैनिक नागरिकों को अपनी शील्ड की मदद से रोके हुए थे। वे नागरिकों को आदेश देते हैं कि वह पीछे हट जाएं ताकि वह अपनी शील्ड की मदद से ज़ॉम्बीज को पीछे धक्का दे, लेकिन ज़ॉम्बीज उन सैनिकों पर पीछे से हमला कर देते हैं और वहां पर केवल उन सैनिकों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एलेन को ये देखकर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है और वह मन में सोचता है, मुझे नहीं पता मैं कितने देर तक अपने होली वाटर को बना सकता हूँ। और वह अपना फावड़ा आसमान में उठाते हुए जमीन पर पटकता है और वह कहता है, लगता है देवी गाइला मुझसे बहुत ज्यादा अनॉयड है क्योंकि वह मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। एलेन के जमीन पर फावड़ा पटकते ही स्टेटस बंदों द्वारा बताया जाता है कि एक बहुत बड़े एरिया को ब्लेसिंग देने का काम शुरू किया जा रहा है। डिवाइन वाटर की एक बहुत बड़ी लहर एलेन के पास से निकलती है और आसमान में जाकर बूंदों के रूप में वर्षा करती है। चैप्टर 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एलेन ने डिवाइन वाटर की बरसात करवा दी थी। जब वह पानी की बूंदें आसमान से ज़ॉम्बीज पर पड़ती हैं, ज़ॉम्बीज का शरीर जलने लगता है और वह दर्द में चिल्लाने लगते हैं। वहीं ये देखकर सैनिक कहते हैं, ये ज़ॉम्बीज ये इस रेन के संपर्क में आते ही गलने लगे हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनके घाव भी इस जल के संपर्क में आते ही हील होने लगे हैं। ये महसूस करते ही नागरिक खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये कोई मामूली देन नहीं है बल्कि ये तो होली वाटर है। होली वाटर आसमान से गिर रहा है, ये तो देवी गाइला की ब्लेसिंग है जो हम सबको प्रोटेक्ट करे हुए है। तभी एक बंदा कहता है, नहीं, ये राजकुमार ने किया है। और वह लोग एलेन की तरफ देखते हैं जहां पर एलेन के चारों तरफ डिवाइन वाटर की लहरें घूम रही थीं और वह आसमान से पानी के रूप में बरसात कर रही थीं। ज्यादा पावर उपयोग करने के कारण एलेन तभी जाता है। एलेन की पावर को देखकर नागरिक कहते हैं, वह होली पावर का इस तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। राजकुमार को जरूर राजमहल से निकाल दिया गया है, लेकिन जैसी होली एम्परर जिन्होंने 50 साल पहले डेड स्पिरिट के किंग अमोन को मारा था, उनके ग्रैंडसन से उम्मीद थी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। तभी एक सैनिक आवाज लगाकर पूछता है, क्या कोई नागरिक है जो हमारी मदद कर सकता है? लॉर्ड जेनार्ड ने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया है, इसलिए मैं आप सभी को वैनसन तक गाइड करूंगा, तो प्लीज मेरे पीछे आइए। ये सुनकर नागरिक खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हम जिंदा बच गए, हमने ये कर दिखाया। और वह एलेन का धन्यवाद करते हैं कि एलेन ने उनकी जान बचाई है। वहीं ज्यादा पावर उपयोग करने के कारण एलेन बहुत ज्यादा थक जाता है और कहता है, भले ही मैंने केवल किले के अंदर बारिश करवाई है, लेकिन मैं इससे भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और वह चिल्लाकर कहता है, जो भी सोल्जर्स अभी ठीक हैं वह मुझे सुने, तुम लोग मेरे साथ
साथ बाहर जा रहे हो ताकि हम बाहर जाकर होली नाइट की मदद कर सके। ये सुनकर सोल्जर्स कहते हैं, हमें माफ कीजिए, लेकिन हमारे पास सुटेबल वेपन्स नहीं है जो ज़ॉम्बीज से लड़ सके। हमारे ये ऑर्डिनरी वेपन्स उन ज़ॉम्बीज को नहीं हरा सकते। जिस पर एलन कहता है, इसलिए मैं तुम सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ ताकि ये तुम्हारे नॉर्मल वेपन्स उन 100 मॉन्स्टर्स पर भारी पड़ सकें। ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी को ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम आखिर ये कितने समय तक टिकेगा। जाओ, अब तुम्हारे वेपन्स कोई नॉर्मल वेपन्स नहीं है, बल्कि यह होली पावर से भरे हुए हैं। और वह सोल्जर से कहता है, चलो बाहर जाकर अपनी सर्वाइवर के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम बाहर का सीन देखते हैं जहां 100 मॉन्स्टर्स और सोल्जर्स के बीच घमासान लड़ाई हो रही होती है। तभी किले के सोल्जर्स बाहर आते हैं। उन पर एक ज़ॉम्बीज हमला करता है। एक सैनिक अपनी एक तलवार से उस ज़ॉम्बीज पर हमला करता है। वह देखता है कि उसकी तलवार के वार के कारण ज़ॉम्बीज 2 टुकड़ों में बढ़ गया है। ये देखते ही सभी सोल्जर्स खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा वेपन्स केवल उन ज़ॉम्बीज को टच किया था और उनका खात्मा हो गया। हमारे वेपन्स में तो सच में होली पावर आ गई है। अब हमारे सामने ये ज़ॉम्बीज कुछ भी नहीं है। और वह चिल्लाकर होली नाइट से कहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। और ज़ॉम्बीज और सोल्जर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सोल्जर्स मन में सोचते हैं, यदि हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हीरोज की वंशज राजकुमार है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक चलता हुआ घोड़ा आता है जिसके ऊपर एक दलन बैठा होता है। वह दलन अपने स्पेस को सोल्जर्स पर फेंकता है। इस स्पेयर में इतनी ताकत होती है कि वह सभी सोल्जर ज़ॉम्बीज को तबाह कर देता है। एक सोल्जर दीवार के कोने में जाकर बैठ जाता है। दलन उसके पास आता है और अपने स्पेयर को उस सोल्जर्स के चेहरे के सामने रखता है। वह सोल्जर कहता है, हम इस मॉन्स्टर्स को कभी नहीं हरा सकते। हम एलन को देखते हैं जो सोल्जर के ऊपर अपनी बंदूक रखता है और उसका निशाना दलन की तरफ होता है और वह फायर कर देता है। एलन की बंदूक से एक डिवाइन पावर की बनी हुई गोली निकलती है और वह लाकर दलन को लगती है और दलन का वही नाम निशान मिट जाता है। हम वैम्पायर की आवाज सुनते हैं जो कहता है, मुझे चारों तरफ जिंदा जीवों की एनर्जी फेल हो रही है। हर जगह फ्रेश मीट है जिसे मैंने पिछले 50 सालों से टेस्ट नहीं किया है। यहाँ भी वहाँ भी हर जगह केवल फ्रेश मीट है। यदि मैं इन सभी को अपना अंडर बना लूं तो मेरी ये सैनिकों की टुकड़ी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। मैं इस अपॉर्चुनिटी का पिछले 50 सालों से इंतजार कर रहा था। पहले मैं केवल एक यूलेस ज़ॉम्बीज था जिसका कोई गोल नहीं था, जो केवल अपने आप को केवल गोल बनाना चाहता था। जब मैं गोल बना तो मैं उसके बाद दलन की यात्रा शुरू की और फिर मैं दलन से ज़ॉम्बीज लॉर्ड बना और अब मैं जाकर एक वैम्पायर बना हूँ। आखिर मैं कितने लंबे अरसे से इस पल का इंतजार कर रहा था जब मैं सोचने और फैसले लेने के काबिल बन सकूं। वैम्पायर्स को इस बेस पर रैंक किया जाता है कि उनके पास कितना माना है। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब मैं वैम्पायर बना हूँ, इसलिए दूसरे वैम्पायर्स ने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया है। लेकिन मैं अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मेरे पास एक वैम्पायर काउंट की ताकत है। मुझे ये ताकत इसलिए मिली क्योंकि मेरे पास ये है डेड स्पिरिट के किंग अमोन की खोपड़ी। इस खोपड़ी की मदद से मैं बहुत ज्यादा माना इकट्ठा करने में सफल रहा। इस माना को इकट्ठा करने के लिए मुझे कम से कम 100 सालों की जरूरत होती, लेकिन इस खोपड़ी की मदद से मैंने केवल इसे 1 दशक में ही पा लिया है और मेरे अंदर 20,000 ज़ॉम्बीज की एक पावरफुल सेना है। मैं जल्द ही इस वैम्पायर काउंट के लेवल को सरपास कर दूंगा और एक राजा के मार्ग पर चलूंगा। अब मुझे नॉर्मल होली पावर वाले लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये छोटे होली नाइट्स ये जल्दी सलेंडर कर दें और मेरे अंडर बन जाए। वहीं किले की दीवार के ऊपर हम हामूद को देखते हैं जो सैनिकों से चिल्लाकर कहता है, बलिस्ता को रोको मत, इन पर फायर करते ही रहो, रुकना मत, क्योंकि यदि सनसेट हो गया तो ये अंडर और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके हमें उतनी ज्यादा अंडर को मानना होगा। यदि हम यहाँ पर हार गए तो अंदर का गांव कोलैप्स हो जाएगा। हामोद मन में सोचता है, ज़ॉम्बीज ने हमारी टेरिटरी को पहले ही इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। आखिर मैं यहाँ की कमान किसी और के हाथ में छोड़कर जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमें अभी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या अंदर ब्लेज ठीक होगा? यदि अंदर सब कुछ सही नहीं हुआ तो आखिर क्या होने वाला है? काश ऐसे समय पर हिज मैजेस्टी होली एम्परर यहाँ होती
तभी हामोद के पास सालेट आती है और वह कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, विलेज ठीक होगा क्योंकि वहां पर राजकुमार है। वहीं हामोद सालेट को देखकर उसे देखते ही रहता है क्योंकि सालेट के हाथों में बहुत सारी तलवारें और भाले होते हैं। सालेट हामोद से कहती है, चूंकि इस जगह पर राजकुमार है इसलिए मैं इस जगह को राजकुमार के लिए प्रोटेक्ट करूंगी। चैप्टर 13 के स्टार्टिंग में सालेट हामोद से कहती है, क्योंकि राजकुमार इस गांव के अंदर है इसलिए मैं इस जगह को प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर हामोद कहता है, ठीक है। सालेट कहती है, मैंने सुना था तुम्हें ये हथियार नीचे से ऊपर इस बॉल पर चाहिए थे। हामोद सालेट को देखकर मन में सोचता है, मुझे लगा था ये केवल एक नॉर्मल सी मेड है, आखिर यह इतने सारे वेपन्स को कैसे कैरी कर सकती है। एक वेटेरान सोल्जर्स भी इतने सारे वेपन्स को कैरी नहीं कर सकता, आखिर इसके पास कितनी सारी ताकत है। हामोद कहता है, आखिर तुमने ऐसा एक बच्चा भी इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है तो मैं कमजोर कैसे पड़ सकता हूँ। और हामोद मन में सोचता है, जो भी हो हम इसे साथ मिलकर रोकेंगे, आखिर खराब से खराब चीज क्या ही हो सकती है। मैं उस वैम्पायर काउंट का सर उसकी धड़ से अलग कर दूंगा। हम देखते हैं एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बीज को इकट्ठा कर उनका एक पिंड बनाता है और उन्हें किले की तरफ फेंक देता है। ये देखकर हामोद चौंक जाता है और कहता है, ज़ॉम्बीज का पिंड उड़ते हुए हमारी तरफ बढ़ रहा है। हामोद सालेट के आने आता है, कहता है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम मेरे पीछे आ जाओ। वह हेमिस गॉड ऑफ वार को पुकारता है और कहता है, प्लीज मुझे अपने ताकत दीजिए ताकि मैं इस लाचार बच्चे को बचा सकूं। सालेट हामोद के आंखें खोलती है और हवा में ही अपनी तलवार की मदद से उन ज़ॉम्बीज को बीच में से काट देती है। ये देखकर हामोद दंग रह जाता है। वह कहता है, आखिर वह ऐसा कैसे कर पा रही है, उसने इन सभी को बीच में से काट दिया। और सबसे अजीब बात तो ये है, इस बच्ची की तलवार के द्वारा काटे गए ज़ॉम्बीज फिर से खड़े तर नहीं हो पा रहे हैं। मुझे तो पता था केवल तुम इन ज़ॉम्बीज को उनके सर को धड़ से अलग करके रोक सकते हो, या फिर तुम्हारे पास होली पावर से भरपूर वेपन्स हो, तब तुम इन अनडेड को रोक सकते हो। आखिर ये लड़की की तलवार में ऐसा क्या है जो इन मॉन्स्टर्स को तुरंत ही खत्म कर दे रहा है। वहीं सालेट किले की दीवार से नीचे आती है और ज़ॉम्बीज को मक्खन की तरह काटते जाती है। सालेट की सबर टेक्निक्स को देखकर हामोद मन में सोचता है, इसकी टेक्निक बहुत स्लोपी और क्रूड है, लेकिन ये लड़की अपनी मसल पावर को उपयोग कर कर अपनी इन कमियों को दूर कर रही है। लेकिन इसकी तलवार में जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वह डेफिनेटली होली एम्परर इम्पीरियल सवर्नमैनशिप है, जिसे केवल होली क्लॉस स्क्वाड को पास डाउन किया गया है। हामोद ऊपर से चिल्लाकर सालेट से पूछता है, हे, आखिर ये तुमने सवर्नमैनशिप कहाँ से सीखी है? क्या तुम होली एम्परर फैमिली का कोई हिस्सा हो? सालेट कहती है, नहीं, मैं तो केवल 7वें राजकुमार की एक तुच्छ दासी हैं और तुम इस सवर्नमैनशिप के बारे में बात कर रहे हो, इसे मैंने एक बुक से सीखा है। और सालेट वहां से चली जाती है। वहीं ऊपर हामोद खड़ा होता है जो कहता है, मैंने तो एक भी शब्द नहीं सुना, आखिर उसने क्या कहा था। उसके बाद हम मैंसन के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर एक सोल्जर बहुत सारी होली पावर से भरी बॉटल्स को लाकर पीस को देता है और कहता है, जब आपकी होली पावर खत्म हो जाए तो इन होली वाटर से आप घायलों की मदद कीजिएगा। लॉर्ड जेनार्ड उस सोल्जर से कहते हैं, रुको, मेरी बात सुनो, आखिर तुम्हें ये होली वाटर से भरी हुई बोतल कहाँ पर मिली? वह सोल्जर कहता है, माय लॉर्ड, हमें राजकुमार ने ये दी हैं, उन्होंने हमें बताया यहाँ लोनिया स्ट्रीट में आने से पहले उन्होंने बहुत सारी हुई वाटर की बोतलों को यहाँ पर लाया था। ये सुनकर लॉर्ड जेनार्ड कहते हैं, ये तो कितने सौभाग्य की बात है। और वह पूछते हैं, अब राजकुमार कहाँ पर है? वह सोल्जर कहता है, माफ कीजिएगा, और वह बताता है, जब मैंसन के बाहर की लड़ाई खत्म हो गई थी तो राजकुमार ने बची हुई सोल्जर्स को लिया और वह दीवार के पास चले गए जहां पर वह होली नाइट्स की मदद कर सके। ये सुनकर लॉर्ड जेनार्ड चौंकते हैं और कहते हैं, वह फिर से जंग पर चले गए? जिस पर सोल्जर कहता है, माय लॉर्ड, मुझे लगा आपने उन्हें परमिशन दी होगी। लॉर्ड जेनार्ड कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं राजकुमार पर शक कर रहा हूँ, आखिर उन्होंने यहाँ पर सभी की होली पावर से मदद की है, लेकिन
क्या हमारे पास अब कोई सोल्जर भी बचे हुए हैं? वहीं हम गांव का सीन देखते हैं जहां पर हर तरफ बस खून ही खून था। तभी कुछ ज़ॉम्बी सोल्जर्स किले की दीवार पर चढ़ रही थी। एलन एक सोल्जर से कहता है, हम रीइंफोर्समेंट फोर्स हैं। सोल्जर कहता है, ये तो सूझने वाली बात है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो मदद कर सकते हैं। वह एलन से कहता है, किले के गेट के सामने की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, हमें लगता है आपको वहां पर जाना चाहिए। एलन कहता है, मुझे पता है, इसलिए मैंने अपनी आधी फोर्स को किले की दीवार की तरफ भेज दिया है। और एलन मन में सोचता है, क्योंकि किले के मेन गेट के आजू बाहर जो बहुत ज्यादा दबाव है, इसलिए वहां के सोल्जर्स के पास मेरे द्वारा भेजे गए ज़ॉम्बी सोल्जर्स का चेहरा देखने का वक्त ही नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने होली वाटर को सोल्जर्स को दे आया। इसलिए अब मेरे पास और ज्यादा होली वाटर नहीं बचा। अब मैं अपनी कोई भी नई स्किल्स को अच्छी तरह से एक्टिव नहीं कर सकता। वह हमें बताता है, वह मरे हुए सोल्जर्स को अनडेड बनाना चाहता था, लेकिन उनको अनडेड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए उसने सामान्य नागरिकों को अनडेड मॉन्स्टर्स बना दिया, क्योंकि उनके पकड़े जाने का खतरा था। इसलिए उसने उन सभी अनडेड सोल्जर्स के चेहरे को कवर कर दिया है। बॉल का सोल्जर कहता है, तो सर प्रीस्ट, क्या आप यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि आप हमें हील कर सकें? आपको अंदर ही रहना चाहिए था, आपका यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। एलन कहता है, मुझे कुछ चीजें करनी थी। और वह उस सोल्जर्स को अपनी गन दिखाता है और कहता है, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। गन को देखकर सोल्जर चौंकता है और कहता है, ये गन यहाँ पर यूजलेस है। एलन सोल्जर्स को इग्नोर करता है और कहता है, जैसा मैंने सोचा था, इस जगह से ये व्यू कमाल का है। यहाँ से मैं इन अनडेड मॉन्स्टर्स के बॉस को क्लियरली देख सकता हूँ। एलन अपने गन के एम को वैम्पायर की तरफ कर देता है। वह अपने एम को वैम्पायर के सिर से उसके मेन पॉइंट पर लाता है और कहता है, इस वैम्पायर के पास ये एक परफेक्ट मौका है जब वह देवी गायला की ब्लेसिंग का स्वाद ले सके। और एलन गन चला देता है। चैप्टर 14 की स्टार्टिंग में हामुद किले के अंदर आता है और एक होली नाइट से कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना यहाँ के सभी नागरिकों को किसी सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। और वह उस होली नाइट से यहाँ की सिचुएशन पूछता है और हामुद कहता है वह उन सब की यहाँ पर मदद करेगा। होली नाइट्स हामुद को बताता है, यहाँ की सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है, उन्हें नहीं मालूम, लेकिन जो नॉर्मल सोल्जर हैं उनके पास पता नहीं कहाँ से होली पावर से भरे हुए वेपन आ गए हैं। और साथ ही में जो एडिशनल रीइंफोर्समेंट के सोल्जर्स हैं उनमें से कईयों की ताकत तो होली नाइट्स के बराबर है। जो सुनकर हामुद शौक हो जाता है और वह उस होली नाइट्स से कहता है, आखिर यहाँ विलेज में क्या हुआ था जब हम किले की दीवारों पर लड़ रहे थे? और फिर वह कहता है, ठीक है, जो भी हुआ हो, अभी वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छी बात तो यह है कि यहाँ की सिचुएशन कुछ ज्यादा खराब नहीं हुई है। जिस पर वह होली नाइट कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि हम उस वैम्पायर का क्या करें। हामुद पूछता है, लॉन्ग डिस्टेंस अटैक्स का क्या हुआ? जिस पर वह होली नाइट बताता है कि उन्होंने बलिस्ता और एरोस सभी का उपयोग किया है, लेकिन उससे उस वैम्पायर को कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम कुछ सोल्जर्स को बलिस्ता से वैम्पायर की तरफ एक स्पेयर को फायर करते हुए देखते हैं। वह स्पेयर वैम्पायर के पास जाता है और एक इनविजिबल सील से टकराकर टूट जाता है। होली नाइट बताता है कि हमारे सभी हमले मानक एक सील के द्वारा रोक लिए जा रहे हैं। हमने वेपन को होली वाटर में डुबाकर भी हमला किया, लेकिन वह उस पर इतने कारगर नहीं हुए। जिस पर हामुद कहता है, ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जो मानव सील उस वैम्पायर की रक्षा कर रही है उसकी पावर हमारे वेपन से ज्यादा हुई। और फिर वह निराश होते हुए कहता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ हमें इन सभी ज़ॉम्बीज की सेना को मारकर उस वैम्पायर के पहुंच पहुंचकर डायरेक्ट अटैक करना होगा? और हामुद मन में सोचता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन अनडेड को रोकने में ही हमारी सभी फोर्स लगी हुई है। तभी एक सैनिक शौक होता है और कहता है, वह वहां पर क्या है? एक प्रीस्ट नहीं, एक नॉर्मल प्रीस्ट ये नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। तभी वह होली नाइट हामुद से कहता है, वाइस कमांडर वहां देखिए। हामुद पलटता है और वहां देखता है और वह शौक हो जाता है, क्योंकि एक प्रीस्ट से बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट निकल रही होती है। ये हमारा एलन होता है। एलन देवी गायला से कहता है, ओह
प्यार और दयालुता की देवी गायला, प्लीज आपके इस तुच्छ दास पर अपनी कृपा दृष्टि दर्शाएं और मुझे आपकी पावर यूज करने की अनुमति दें ताकि मैं उस वैम्पायर के सर में एक छेद कर सकूं। हम देखते हैं एलन के ऊपर देवी गायला का दृश्य बनता है। ये देखकर हम दोनों में सोचता है आखिर ये कौन हो सकता है जिसने लाइट के करों से देवी गायला की इमेज को मैनिफेस्ट किया है। ये तो देवी गायला की डायरेक्ट ब्लेसिंग है। इस चीज को तो हाई रैंकिंग प्रीस्ट भी अपने जीवन में केवल एक ही बार कर सकता है। मैंने यहाँ पर किसी हाई प्रीस्ट के बारे में नहीं सुना था जिसके पास इतनी पावर हो और जो इस लोनी स्टेट में आया हो। तभी हमोद के पास सालिड आती है और कहती है ये राजकुमार है। हमोद कहता है क्या? सालिड कहती है मैं उस लाइट से राजकुमार को पहचान सकती हूँ। हमोद को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वह एलेन है। हमोद मन में सोचता है क्या ये वही एलेन है जिसने देवी गायला को अपशब्द कही थी? आखिर देवी गायला इसे अपनी ब्लेसिंग क्यों देंगी? ये तो एक दूसरे की अपोजिट चीजें हुई हैं। यदि ये पर्सन सच में सेवेंथ प्रिंस है तो क्या इसका मतलब ये हुआ राजकुमार को देवी गायला का स्नेह मिल रहा है? और वही एलेन अपनी बंदूक को तैयार कर लेता है और कहता है इस वैम्पायर को देवी गायला की ब्लेसिंग का टेस्ट करवाने का यही सही समय है। और वह उसके मैन पॉइंट पर निशाना लगाकर फायर कर देता है और कहता है देवी गायला तुम्हारी इन बॉलों पर अपनी कृपा बरसाएं। हम देखते हैं एलेन के द्वारा फायर की गई गोली बहुत तेजी से सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म करते हुए वैम्पायर की मानवशील को तोड़ते हुए सीधा उसकी बॉल में जाकर लगती में। उसके इस अटैक से वैम्पायर हिल जाता है और दर्द में चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके अंधे फूट जाते हैं। उसके बाद एलेन हमें बताता है कि मोनेस्ट्री में रखी बुक ऑफ होली एम्परर में उसे होली पावर को उपयोग कैसे किया जाए ये पता चला था। उसने उस बुक में यह नोटिस किया था कि इस दुनिया में जादूगर स्पेल और माना का उपयोग करते हैं, प्रीस्ट प्रेयर और होली पावर का यूज करते हैं, नेक्रोमेंसर अपनी जिंदगी और मैजिक पावर का यूज करते हैं। यदि मैं अपने नेक्रोमेंसर की शक्तियों का उपयोग करना चाहता हूँ तो मुझे अपने जीवन और मैजिक पावर को यूज करना होगा। लेकिन मुझे इस सब की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं होली एम्परर का ग्रैंडसन हूँ जिसके पास बहुत सारी पावर है। और यदि मैं अपने लाइफ स्पैन को कम किए बगैर अपनी पावर का यूज कर सकता हूँ तो मैं देवी गायला के सामने भी झुक सकता हूँ और उनके लिए प्रेयर कर सकता हूँ। यही सोचकर मैंने अभी देवी गायला से उनकी पावर मांगी थी। हम देखते हैं उस हमले के कारण वैम्पायर बहुत ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा होता है और वह अपने सभी साथियों से कहता है वापस चलो, हमें अभी वापस चलना होगा यहाँ से। वहीं ज्यादा पावर यूज करने के कारण एलेन थक जाता है और मन में सोचता है मुझे उसकी मानवशील तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा पावर को उपयोग करना पड़ा लेकिन मैं उसकी उस शील्ड को तोड़ने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये दुख की बात है वह इस सबसे मरा नहीं, लेकिन इससे हमें कुछ टाइम मिल जाएगा और हम अपने सभी घायल लोगों को ठीक कर सकते हैं और उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। वहीं सभी सैनिक एलेन को देख रहे होते हैं। उन सभी को देखते हुए एलेन सभी से कहता है कि उन्हें सबसे पहले हम घायलों को ठीक करें और वहां से जल्दी निकल जाता है। वहीं नीचे खड़े सैनिक कहते हैं यह मेरा पहली बार है जब मैंने देवी गायला की ब्लेसिंग को अपनी आंखों से देखा है। क्या वह कोई हाई रैंकिंग प्रीस्ट था? ये सुनकर दूसरे सैनिक कहते हैं यदि ऐसा होगा तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। वही हमोद मन सोचता है क्या ये सच में राजकुमार है? एक ऐसा राजकुमार जो बिल्कुल किसी काम का नहीं था, जिसे राज्य से बाहर निकाल दिया था, जिसने देवी गायला का अपमान किया था। क्या वह इतना सब कुछ एक दिन में अकॉम्प्लिश कर सकता है? और फिर उसके बाद वह सालिड की तरफ देखता है और वह में सोचता है आखिर मैं सोच ही रहा था इसकी जैसी बच्ची जिसके पास इतने ज्यादा ताकत है वह राजकुमार के साथ क्यों है? और वह सोचता है गांव के सभी लोगों ने राजकुमार की तारीफ की थी कि वह पूरी तरह बदल गए, लेकिन मैंने ही उसका विश्वास नहीं किया। और वह मन में सोचता है राजकुमार क्या आपने अपनी यादें सच में खो दी हैं? कि आपको 5 साल पहले का वो दिन भी भूल गए? मैं उस दिन के बारे में बात कर रहा हूँ जब महारानी येलूसिया की डेथ हुई थी। चैप्टर 15 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि पहले राजकुमार और 7वें राजकुमार की माँ का नाम येलूसिया है, जो कि एक साधारण से बैकग्राउंड से आती हैं, जिनके अंदर होली नेशन और एक
अच्छे हैं। देश असलान का खून बह रहा है। इन दोनों देशों के बीच में कई 100 सालों से खराब रिश्ते हैं। इसलिए बहुत सारे नोबल्स और प्रीस्ट को होली एम्परर के बेटे का यूलोसिया के साथ संबंध सही नहीं लगा। उनके इस संबंध को होली एम्परर ने भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन होली एम्परर के बेटे अपने पूरे दिल से यूलोसिया से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने शादी कर ली और पहले राजकुमार को जन्म दिया। लेकिन होली एम्परर की फैमिली के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के कारण उन्होंने 2 यंग लेडीज को, जिनके अंदर नोबल ब्लड था, उनकी मैरिज होली एम्परर के बेटे से करवाई। उसके बाद बहुत से राजकुमार और राजकुमारियों ने जन्म लिया। उसके बाद महारानी यूलोसिया ने 7वें राजकुमार को जन्म दिया। जब 7वें राजकुमार 10 साल के थे तब महारानी यूलोसिया की मौत हो गई। जब महारानी यूलोसिया अपने दोनों बेटों के साथ रात के समय पर टहल रही थी तब उन पर एक वैम्पायर ने अटैक किया। महारानी यूलोसिया 7वें राजकुमार को वैम्पायर से बचाने चाहती थी, लेकिन वह खुद वैम्पायर के हमलों से नहीं बच पाए और वैम्पायर ने उन्हें 2 भागों में बांट दिया और उनकी मृत्यु हो गई। पहले राजकुमार उस अटैक से बच तो गए, लेकिन उनके दिल पर एक श्राप लग गया और वो उस समय के बाद बीमार ही रहने लगे। और इसी घटना के बाद दयालु 7वें राजकुमार पूरी तरह से बदल गए। वह इतनी ज्यादा शोक थे इस घटना से कि वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। अमोद मन में सोचता है, क्या कोई इंसान जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था वह बच गया हो और अपनी सारी यादें भूल गया हो? क्या उसकी पुरानी पर्सनालिटी वापस आ जाती है और उसे तभी ख्याल आता है कि राजकुमार की याददाश्त का उनकी पूरी पावर से कोई लेना देना नहीं है। और वह सोचता है, यदि उनके पास इतनी सारी पावर्स थी तो उन्होंने इसे अभी तक सीक्रेट क्यों रखा? क्या उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि वह होली एम्परर की फैमिली में से किसी का भी ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहते थे? कहीं ऐसा तो नहीं है वह अपने माँ की मौत का बदला लेना चाहते हैं? मुझे ये सब इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि मैं वहां पर था। इंपीरियल पैलेस में महारानी और राजकुमारों को अच्छी से ट्रीट नहीं किया जाता था। राजकुमारों को तो थोड़े अच्छे तरीके से ट्रीट ही कर लिया जाता था, लेकिन महारानी को हमेशा नोबल्स की इंसल्ट का सामना करना पड़ता था। क्या हो यदि 7वें राजकुमार उन सभी नोबल्स और उस वैम्पायर से महारानी की मौत का बदला लेना चाहते हैं? क्या हो यदि उन्होंने जानबूझकर अपने आप को महल से बाहर निकाला हो ताकि वह इंपीरियल पैलेस की निगरानी से बाहर आ सके और अपनी ताकत को बढ़ा सके? अब मुझे समझ आ रहा है आखिर वह मेरे सामने इस तरह से व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि मैं एक होली नाइट हूँ जो कि रॉयल फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज है और वह बच्ची शार्लेट वह जरूर किसी महान फैमिली से बिलोंग करती होगी। महारानी यूलोसिया बहुत ज्यादा काइंड और दयालु थी। उस रात भले ही पहले राजकुमार ने मुझे सपोर्ट बुलाने के लिए कहा था, मुझे उस समय अपनी पोजीशन से नहीं जाना चाहिए। आज तक मैं अपने उस डिसीजन को रिग्रेट करता हूँ। आखिर मैं उस रात उन तीनों को छोड़कर क्यों गया? मैं कितने भी कोशिश कर लूं अपने उस शर्मनाक पास्ट को बुलाने की, उस समय में राजकुमार और महारानी को प्रोटेक्ट करने में फैल रहा। इसलिए लगता है 7वें राजकुमार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं ताकि वह अपना बदला ले सकें। जब 7वें राजकुमार इस तरह के इंसल्ट को बर्दाश्त कर रही थी, जब उन्हें राज्य से बाहर निकाल लिया, तब मैं क्या कर रहा था? कुछ नहीं। और अमोद फैसला कर लेता है, यदि 7वें राजकुमार महारानी यूलोसिया का बदला लेना चाहते हैं तो वह उनकी मदद करेगा, लेकिन बदला लेने से पहले उन्हें लोनिया स्ट्रीट की प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना होगा। तभी अमोद किसी को देखता है और पूछता है, क्या आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं? जिस पर वह सैनिक जवाब नहीं देता तो अमोद में सोचता है, क्या हवा भी कारण उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? फिर उसे कुछ समझ में आता है और वह कहता है, रुको, ये बंदा ये तो बिना टॉर्च के ही पेट्रोलिंग कर रहा है। क्या इसे अंधेरे में दिख भी रहा होगा? ये कोई इंसान नहीं है। और अमोद उस ज़ॉम्बी सोल्जर पर हमला कर देता है। वह सोल्जर भी अपनी तलवार निकालता है और अमोद के हमले को रोक देता है। अमोद उस सोल्जर को देखता है और कहता है, ये तो अनडेड है। तभी दूसरा अनडेड सोल्जर ऊपर से अमोद पर तीर चलाता है। ये देख
देखकर हामोद कहता है वहां पर भी ये एक और है, लेकिन वह महसूस करता है इन सोल्जर्स के अंदर से डेमोनिक एनर्जी की जगह होली पावर निकल रही थी। हामोद हमला करके उस सोल्जर्स की तलवार गिरा देता है और मन में सोचता है भले इन सोल्जर्स से होली पावर निकल रही है, लेकिन मैं अनडेड सोल्जर्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, और वह उन पर अपनी तलवार से हमला करता है। वह उस सोल्जर्स को बीच में से काटता। उससे पहले एलन कहता है रुक जाओ। ये देखकर हामोद हैरान रह जाता है कि उन सोल्जर्स ने एलन की बात मान ली है, और हामोद एलन से पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। एलन हामोद से कहता है अपनी तलवार को नीचे रखो। उसके बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर एलन हामोद से कहता है क्या तुमने सोल्जर्स को रिग्रुप कर लिया है? वैम्पायर की सेना जल्दी ही आने वाली होगी। हामोद उससे उस सोल्जर्स के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन एलन उसे बीच में ही रोक देता है और आगे बात करता है आज आधी रात के बाद वह दिन लग जाएगा जब डेथ स्पिरिट किंग अमोन की मृत्यु हुई थी। मैं सोच रहा था क्या वह अनडेड सोल्जर्स कल और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तभी हामोद चिल्लाता है और कहता है राजकुमार क्या आप नेक्रोमेंसी का यूज कर रहे हैं? एलन हामोद को घूर कर देखता है, फिर कुछ देर बाद कहता है मुझे नहीं मालूम। और एलन मन में सोचता है दत्त तेरे की इसने मुझे पकड़ लिया, अब सब कुछ खराब हो जाएगा। हामोद चिल्ला कर कहता है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आप ऐसे ही बात कर सकते हैं। क्या आप बदला लेने के लिए इतने डेस्परेट थे कि आपने नेक्रोमेंसी को सीख लिया है? एलन हामोद से कहता है डेस्परेट? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और तुम कैसे कह सकते हो कि मैं नेक्रोमेंसी का यूज कर रहा हूँ, जबकि मुझे खुद ही नहीं पता कि ये चीज क्या है। जैसा कि तुम देख ही सकते हो मैं अनडेड मॉन्स्टर्स को समन कर सकता हूँ। क्योंकि मेरी मेमोरीज चली गई हैं, इसलिए मुझे कुछ भी चीज याद नहीं है। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं इस जन्म में तुम्हारी मदद कर सकूं। और वह मन में सोचता है यदि मैं हामोद को बता दूं कि मैं दूसरी दुनिया से यहाँ आया हूँ तो क्या ये मुझ पर विश्वास करेगा? हामोद एलन को होकर देखता है और बोलता है क्या आपने डीमन के साथ कोई समझौता किया है? एलन कहता है यदि मैंने कोई समझौता किया होता तो क्या मेरे अनडेड सोल्जर्स से तुम्हें होली पावर महसूस होती? और वह कहता है मैं तुमसे कोई चीज छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, या फिर शायद ऐसा हो सकता है शुरुआत से ही मुझे नेक्रोमेंसी में इंटरेस्ट हो, जिस पर हामोद शांत रहता है। वह एलन पूछता है क्या तुम इन पीटर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करने वाले हो? हामोद कहता है ऑफ कोर्स मुझे ये करना चाहिए। ये सुनकर एलन बहुत दुखी होता है और मन में सोचता है अब तो मैं गया काम से। क्या मुझे पकड़ने के बाद वो लोग मुझे टॉर्चर करेंगी? क्या उस समय सॉलिड मुझे बचा पाएगी? एलन मन में ये बातें सोच ही रहा होता है। तभी हामोद अपने घुटनों के बल राजकुमार के सामने झुक जाता है और कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला, और मैं अंत तक आपके साथ हूँ राजकुमार। जो सुनकर एलन शौक हो जाता है और हामोद को देखता रहता है।